नमस्कार दोस्तों, सभी टैली सीखने के इच्छुक, अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। आप सभी सीखने वाले अकाउंटिंग में अपना करियर जो बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अकाउंटेंट की जानकारी को रखना चाहते हैं, कि अकाउंट को खुद समझना चाहते हैं, अकाउंटेंट के प्रति सतर्कता बरतें, अपने खुद जानकारी ले सकें, खुद चेक कर सकें, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। तो मैं आपको आज जो विशेष करके अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिक जो चीजें उनको बताने जा रहा हूं। और इसमें सबसे पहले जो आप अकाउंटिंग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होकर जो आर्ट्स फील्ड से हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। उनको तो ये टॉपिक सारे समझने होंगे और याद करना होगा और डायरी में अपना लिखना पड़ेगा। तो इन कंसेप्ट टॉपिक को आप डायरी में लिख लें। आपको मैं ले चलता हूं लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। आप अकाउंट सीखने के लिए इनकी जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको नोट करनी होगी, उनको समझना होगा, क्योंकि टैली में आप वाउचर एंट्री में जैसे ही जाएंगे तो आपको ये वाली चीजें आने वाली है। तो मेरा टैली का अगला जो वीडियो वाउचर एंट्री करने का है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बेसिक चीज बताना जरूरी है। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको मैं बता रहा हूं, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र को, यहाँ जो लिखा पॉइंट्स है आप एग्जैक्टली हमने इसको तैयार किया है। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए उसकी आधारभूत शब्दावली, टर्म एंड कंडीशन को जानना आवश्यक होता है। इसी प्रकार लेखांकन प्रणाली में काम आने वाली शब्दावली को भली भांति समझ लेना आवश्यक है। ऐसा करने से लेखांकन कार्य ठीक प्रकार से संपादित करना सहज और सरल हो जाता है। तो मुख्य शब्दावली इस प्रकार से है। नेक्स्ट विंडो में आपको मैं ले चलता हूं। तो आपका पहला पॉइंट है क्रय, परचेजेज। क्रय से तात्पर्य माल, गुड्स के खरीदने से है। यदि व्यवसायिक संस्था क्रय विक्रय करती है तो बेचने के लिए खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट राइज किया होगा कि जो माल आप खरीद रहे हैं, अगर वो बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, सेल करने के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो वही माल क्रय में जाएगा। आपके परचेज हेड में वही माल की एंट्री जाएगी जो माल आप बेचने के उद्देश्य से खरीदे हैं। और इसमें एक चीज और है, यदि संस्था वस्तुओं का निर्माण, अगर कोई मैन्युफैक्चर से निर्माण करना चाहती है, उत्पादक करती है, तो क्रय से तात्पर्य कच्चे माल, रॉ मटेरियल से है। अगर कोई मान लीजिए पेंट कंपनी है और वो अपना पेंट बना के बेचती है, तो उसका रॉ मटेरियल जो है वो पाउडर है, फिलर है, वो सारे जो कलर्स है वो उसका रॉ मटेरियल होगा। तो इसमें भी यही बात बताई गई है। कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तन कर तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स को बेचा जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह कि खरीदा गया माल पुनः विक्रय के लिए हो तभी उसे क्रय कहा जाएगा। उदाहरण के लिए एक मैं आपको पेश कर रहा हूं। इसमें दिया है कि एक व्यापारी पेंट पीस खरीदकर पुनः पेंट पीस बेचता है तो वह पेंट पीस उसकी परचेज में जाएगा। परंतु यदि व्यापारी व्यापार संचालन हेतु फर्नीचर खरीदता है तो वह फर्नीचर क्रय नहीं कहलाएगा। यदि पेंट पीस खरीद कर यदि व्यापारी पेंट बनाकर रेडीमेड कपड़े बेचता है या रेडीमेड पेंट बेचता है तो पेंट पीस की खरीद उसकी कच्ची सामग्री खरीद होगी, वहीं फर्नीचर की खरीद एक संपत्ति होगी। परंतु यदि व्यापारी फर्नीचर का व्यवसाय करता है, खुद फर्नीचर का व्यापार कर रहा है, तो उस समय फर्नीचर उसका फर्नीचर की खरीद क्रय कहलाएगी। तो इस कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। कोई भी परचेज में वही आइटम जाएगा जिसको या तो आप फिनिश गुड्स बनाने के लिए खरीदा है या आपने सीधा डायरेक्ट उसको बेचने के लिए खरीदा है। सेल्स से तात्पर्य क्या है ये आपको जानना है। विक्रय से तात्पर्य उस बिक्री से है जहां माल का क्रय ही पुनः विक्रय के लिए किया गया है। जो माल खरीदा गया वो बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। किसी संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं होता है। अगर किसी संपत्ति एसेट्स को आप बेचेंगे तो वो विक्रय नहीं होगा। किसी सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदान करने से तात्पर्य आयगत राशि विक्रय कहलाएगी। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी सेल तो गुड्स कोई है नहीं, तो उसकी सेवा ही सेल में जाएगी। तो विक्रय में नकद व उधार दोनों शामिल होते हैं। यदि फर्नीचर का व्यवसाय करने वाला व्यापारी फर्नीचर बेचता है तो वह विक्रय हो जाएगा। ये चीज आपको मैंने बता दी थी।
परचेज की तरह ही सेल्स में पॉइंट्स है, परंतु यदि व्यापारी अपनी मशीनरी को बेचता है तो वे विक्रय नहीं होगा। यहाँ विक्रय से तात्पर्य व्यवसायिक विक्रय से है, या मशीनरी का विक्रय संपत्ति का विक्रय है, व्यवसायिक विक्रय से नहीं है। नंबर 3, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न्स। जब एक व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल यानी गुड्स को किसी कारण से वापस विक्रेता के पास लौटाया जाता है तो वे क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, और इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ध्यान रहे, क्रय से अर्थ उस माल की खरीद से है जिसे पुनः बेचा जाना है। किसी भी प्रकार की क्रय की गई संपत्ति एसेट्स को वापस भेजना क्रय वापसी नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। ये हुआ आपका परचेज रिटर्न्स, क्रय वापसी, और ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो फाइनल करने की स्थिति में आएगा तो ये आपकी हर बार एंट्री जब भी करोगे तो ये परचेज में से लेस होके शो हो जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और परचेज में लेस हो जाएगा, क्योंकि ये परचेज माल खरीदा था और आपने वापस भेजा तो लेस हो गया परचेज रिटर्न, तो आपका नेट परचेज ही पीछे ट्रेडिंग में बचेगा। नेक्स्ट अगला है पॉइंट नंबर 4, विक्रय वापसी। जैसे परचेज रिटर्न, जो माल खरीदा उसको रिटर्न किया था, यह है विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, तो जो माल आपने बेचा वो वापस आ जाएगा। जब व्यापारी द्वारा बेचे गए माल, गुड्स सोल्ड को माल का क्रेता किसी कारण से वापस लौटा देता है। अपने किसी को माल बेचा और वो अगर वापस लौटा देता है तो इस प्रकार का व्यवहार या लेन देन विक्रय वापसी कहा जाता है। क्योंकि बिका हुआ माल वापस व्यवसाय में ही आ रहा है और वो आंतरिक वापसी, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं इसको। तो ये माल अगर अपने सेल अपन ने ही किया है और अगर उसको वापस क्रेता उसको वापस कर दे रहा है तो वो आपका सेल्स रिटर्न में जाएगा। वो सेल्स जो बनी है उसमें से लेस होकर के आपके ट्रेडिंग में दिखाएगा, जो नेट सेल हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखने वाली चीज है। नेक्स्ट, कैपिटल। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पूंजी होगी तभी आपका व्यापार होगा, और पूंजी व्यापार की जो पहला ही स्टेप है पूंजी। आप पूंजी लगा के व्यापार चालू करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर पूंजी को किस प्रकार से आपको दिखाया गया है, तो इसमें है ये वह धनराशि होती है जो व्यवसाय को स्वामी या स्वामियों द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए या किसी व्यवसाय का विस्तार करने के लिए विनियोग, इन्वेस्ट की जाती है। इस राशि को माल एवं संपत्तियों खरीदी जाती है। माल का क्रय पुनः विक्रय के लिए होता है और संपत्तियों का क्रय व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। पूंजी व्यापार का आंतरिक दायित्व है। पूंजी की गणना के लिए सभी संपत्तियों में से बाहरी दायित्वों को घटाया जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र फॉर्मूला भी यहाँ दिखाया मैंने। पूंजी बराबर क्या होती है, संपत्तियां, जितनी भी संपत्तियां हैं माइनस बाह्य दायित्व। इसको घटाने से आपकी कैपिटल, फाइनल कैपिटल निकल आती है। पूंजी व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो आप इससे पूंजी के बारे में समझ, जो व्यापारी अगर कोई व्यवसाय चालू करेगा तो उससे में अपना कुछ इन्वेस्ट करेगा तो वो उसकी पूंजी हो जाएगी। ड्राइंग, आहरण। आहरण से आश्रय व्यापारी द्वारा व्यापार से अपने व्यक्तिगत खर्चों या कार्यों के लिए निकाली गई नकद, अपने खर्चों के लिए निकाली गई नकद राशि से है। नकद राशि के अलावा व्यापारी व्यापार से माल भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए ले सकता है। यह भी आहरण ही होता है। यदि व्यापारिक संस्था साझेदारी संस्था है तो साझेदारों द्वारा व्यवसाय से नकद तथा माल अपने व्यक्तिगत काम के लिए लेना आहरण कहलाएगा। आहरण एक व्यापारी द्वारा व्यापार को ब्याज भी दिया जा सकता है। साझेदारी संस्था में ब्याज का प्रावधान यदि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में हो तो ब्याज भी दिया जाता है। एकांकी व्यापार की स्थिति में ब्याज का प्रश्न नहीं होता है। तो ये आती है बात आपके साझेदारी की। साझेदारी संलेख में अगर ऐसा हो तो आप ड्राइंग पे ब्याज की गणना कर सकते हो, अदरवाइज ब्याज की गणना नहीं करनी है। आपका ड्राइंग की एंट्री बैलेंस शीट में आपकी जो कैपिटल है उसमें माइनस होके दिखाई जाएगी। आप ड्राइंग में आपको यहाँ बता दिया, यह कैश ले सकता है और माल भी ले सकता है।
संपत्तियां एसेट्स व्यापार के स्वामित्व एवं प्राय नकद, बैंक बैलेंस, बैंक शेष, देनदार, प्राप्य बिल, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, भूमि, भवन आदि संसाधन उपलब्ध होते हैं। इन संसाधनों से भविष्य में नकद प्राप्तियां भी होती है और लाभ भी अर्जित किया जाता है। ये सभी संसाधन व्यवसाय को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इन्हें संपत्तियां एसेट्स कहा जाता है। यहाँ आर एन एंथोनी ने संपत्तियों को परिभाषा देते हुए लिखा है कि एसेट्स आर valuable resource owned by the business which are acquired at the measurable money cost। अर्थात संपत्तियां मूल्यवान संसाधन है जो व्यवसाय द्वारा मापने योग्य मुद्रा लागत पर प्राप्त किए जाते हैं या धारण किए जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संपत्तियों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। संसाधन मूल्यवान वैल्यूएबल होना चाहिए। संसाधन व्यवसाय द्वारा धारित ओन्ड होना चाहिए। संसाधनों की प्राप्ति मापने योग्य मुद्रा लागत पर होनी चाहिए। यदि संसाधनों का मुद्रा लागत पर मापने नहीं हो सकता तो वह संपत्ति नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज है जिसको मापा नहीं जा सकता तो वो संपत्ति नहीं है, उसका वैल्यू नहीं बनाया जाए जिसकी वैल्यू नहीं है। संपत्तियों से व्यवसाय का संचालन किया जाता है जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त होते हैं, वे नकद प्राप्तियां भी होती है। अगला संपत्तियों के प्रकार, टाइप ऑफ एसेट्स। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को मुख्य रूप से नियमानुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें बता जा रहा हूं आपको। स्थायी संपत्तियां कितने प्रकार की होती है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। संपत्तियों में एक है फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियों से आश्रय उन संपत्तियों से है जिन्हें व्यवसाय में लंबे समय तक लगातार उपयोग हेतु रखा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये फिक्स एसेट्स जैसा नाम है ना, फिक्स एसेट्स लंबे समय तक जिनसे वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी संपत्तियां प्राय पुनः बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होती है। स्थायी संपत्ति में भूमि, लैंड, बिल्डिंग, भवन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर गाड़ियां आदि शामिल है। एक होती है चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। चालू संपत्तियां वह संपत्तियां होती है जो व्यवसाय द्वारा विक्रय हेतु रखी जाती है अथवा जिन्हें प्राय एक लेखा वर्ष के भीतर नकद में परिवर्तन किया जाता है। ऐसी संपत्तियों में कार्यशील एक्टिव या तरल लिक्विड संपत्तियां भी कहा जाता है। ये एक साल के लिए जनरली, बट इसका बैलेंस भी आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। इन संपत्तियों में स्टॉक, देनदार, डेटर्स, प्राप्य बिल्स, बिल रिसीवेबल, पूर्वदत्त, प्रीपेड, जिनका आगे जाके लाभ मिलता है, इनको शामिल किया जाता है। बैंक बैलेंस, बैंक शेष, कैश, रोकड़ शेष पूर्णतः तरल संपत्ति होते हैं। चालू संपत्तियों को फ्लोटिंग एसेट्स या चक्रीय सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं क्योंकि यह लगातार व्यापार में आती जाती रहती है। स्टॉक एवं अल्पकालीन निधियों को उचित मूल्य पर लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक नेक्स्ट अगली है आपकी अदृश्य संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स। संपत्ति के मोटे रूप में कुछ दो भागों को बांटा जाता है, टेंजिटेबल और इनटेंजिटेबल, दृश्य और अदृश्य। कुछ जो दिखाई पड़ रही है सामने मूर्त रूप से, कुछ जो दिखाई नहीं पड़ती है वो भी कभी संपत्ति होती है परंतु जो दिखती नहीं है। इन दो भागों में बांटा हुआ है। जो संपत्तियां भौतिक रूप से दिखाई देती है उन्हें दृश्य टेंजिटेबल संपत्ति कहा जाता है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ब्रोकर कैश इत्यादि। दूसरी ओर ऐसी संपत्तियां
तो होती है, परंतु भौतिक रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। अदृश्य संपत्तियां कहलाती है इंटेंजिबल, जो दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे गुडविल, ख्याति, कॉपीराइट, पेटेंट्स। ये संपत्तियां भी व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये जनरली बड़े इंडस्ट्रीज में आपकी ये एंट्रीज आती है, छोटे व्यापारियों में ये एंट्रीज भी आपको देखने को बहुत कम मिलती है। एक और है काल्पनिक संपत्तियां। इन संपत्तियों को कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल कल्पनाभूत होती है। कई बार ख्याति मूल्यहीन होने पर भी पुस्तकों में दिखाई जाती है, तब ये काल्पनिक संपत्ति होती है। काल्पनिक संपत्तियों का महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार व्यवसाय में बहुत हानि हो रही तो इन्हें भी कृत्रिम रूप से ख्याति में समायोजित कर ख्याति की राशि को बढ़ा दी जाती है। ये कोई मेजर पॉइंट्स इसको नहीं कह सकते, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे का जो वीडियो है, आगे का जो टॉपिक है, रिसीवेबल, प्राप्तियां या देयता। अपने जो देने वाले, रुपए देने वाले, देयताओं से आश्रय व्यापार को प्राप्त होने वाली प्राप्तियों से है। उदाहरण के लिए हमने एक ग्राहक को उधार माल बेचा तो वे व्यापार का देनदार हुआ, डेटर्स हुआ, अर्थात व्यापार को उसमें पैसा लेना है, व्यापार को उससे पैसा लेना है। इसी प्रकार एक ग्राहक ने अपनी बकाया के लिए बिल स्वीकार किया है तो वे व्यापारी प्राप्य बिल रिसीवेबल है, जिसे एक निश्चित तिथि पर पैसा मिलना है। अतः एक निश्चित तिथि प्राप्य बिल लेखा वर्ष की अंतिम तिथि को जिससे व्यवसाय को पैसा लेना है, ये सब देयताएं हैं। जितने भी डेटर्स है जिनसे पैसा अपन मांगते हैं वो सारी देयताएं हैं। तो अपनी बुक्स में इनको डेटर्स के नाम से जाना जाएगा। अन्य उदाहरण में व्यवसाय दिए गए ऋण, लोन एंड एडवांस। अगर किसी को अपन ने व्यवसाय से पैसा दिया है तो वो भी पैसा आने वाला है, वो वापस रिसीवेबल है, तो वो भी आपकी देयताएं हैं। व्यवसाय के स्थिति विवरण, बैलेंस शीट के संपत्ति एसेट साइड में समस्त देयताएं दिखाई जाएगी। जितने भी रिसीवेबल डेटर्स हैं, लोन एंड एडवांस हैं, जिनसे पैसा आना है, वो सारी की सारी अपनी संपत्ति है और वो आपके एसेट साइड में दिखाई जाएगी। इसका आगे एक फॉर्मेट रूप में आपको दिखा दूंगा। सारांश के रूप में देनदार, प्राप्य बिल, ऋण, अग्रिम आदि को देयताओं में सम्मिलित किया जाता है। वैसे तो सारा संपत्ति पक्ष ही व्यवसाय के लिए देता है। अब इससे दूसरा पक्ष जो है अपने लायबिलिटी साइड, यहाँ पे दायित्व। तो व्यवसाय को देय राशियों और देयताओं को व्यवसाय की संपत्ति माना जाता है, परंतु इसके विपरीत व्यवसाय द्वारा भी व्यक्तियों और संस्थाओं को पैसा दिया जाना होता है। कोई भी बिजनेसमैन है तो उस सारे पैसे आने वाले नहीं होते हैं, उससे कुछ पैसे मांगने वाले भी होते हैं, वो सारी उनकी लायबिलिटी है। यही व्यवसाय का दायित्व कहलाता है। यही जो व्यवसाय का है वो दायित्व है, जो व्यापारी को चुकाने भी होते हैं। दायित्व से ऐसी राशि से है जो व्यवसाय द्वारा अन्य संपत्तियों संस्थाओं को चुकाई जानी है। इस प्रकार के दायित्व स्थिति विवरण बैलेंस शीट की साइड में दायित्व पक्ष, लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे। और व्यवसाय के दायित्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में भी आपको यहाँ दिया हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व। व्यवसाय के बाहर के लोगों का देय राशियां बाहरी दायित्व कहलाता है। बाहरी दायित्वों में दीर्घकालीन लोन, लॉन्ग टर्म्स लोन, बकाया ड्यूज ऋण, मध्य एवं अल्पकालीन ऋण, लेनदार क्रेडिटर्स, दे बिल पेबल, अदत्त खर्च, अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एवं अन्य राजकीय कोई गवर्नमेंट के कर है, ड्यूटी एंड टैक्सेज जिसको अपन ग्रुप से जानते हैं, राजकीय बकाया अथवा आयकर, बिक्री कर आदि को सम्मिलित किया जाता है। एक होता है आंतरिक दायित्व, इंटरनल लायबिलिटीज। ये वे लायबिलिटीज जिसका भुगतान व्यवसाय के आंतरिक लेनदारों को बहुत लंबी अवधि पश्चात करना होता है। इसमें पूंजी, कैपिटल, शेयर को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है।
इसके अतिरिक्त एकांकी व्यापार में साझेदारी संस्थाओं और फर्मों को द्वारा पूंजी के अतिरिक्त व्यवसाय को ऋण दिया गया है, तो ये भी व्यवसाय का आंतरिक दायित्व होगा। अगला है अल्पकालीन दायित्व, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। वस्तुतः ये दायित्व ऊपर वर्णित दायित्वों का ही एक अलग वर्गीकरण है। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान प्राय 1 वर्ष में करना होता है वे अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। इसमें लेनदार देय बिल, सरकार को देकर बकाया खर्चे आदि सम्मिलित किए जाते हैं। दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज। अल्पकालीन दायित्व के ठीक विपरीत ये भी दायित्व हैं जिनका भुगतान प्राय एक लंबी अवधि के उपरांत किया जाना होता है। दीर्घकालीन ऋण, ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, पूंजी आदि को इसमें शामिल किया गया है। उपरोक्त वर्णित दायित्व और देयताएं मैं नीचे दिए जा रहे कुछ डिटेल में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो अगले वीडियो में आपको एक है डेटर्स, ये देनदार जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है उनसे माल का भुगतान आना शेष है, ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं को देनदार कहा जाता है, डेटर्स कहा जाता है। ये व्यापार की तरल या अल्पकालीन संपत्ति होती है। बिल रिसीवेबल, प्राप्य बिल, जिन व्यक्तियों संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है ऐसे व्यक्ति और संस्था कभी कभी से बकाया भुगतान के बदले व्यवसाय के पक्ष में बिल स्वीकार करते हैं। ऐसे बिलों को प्राप्य बिल, ऐसे स्वीकृत बिलों का उन अंकित तिथि को भुगतान प्राप्त हो जाता है। आवश्यकता होने पर व्यापार द्वारा ऐसे बिलों को बैंक से बट्टे डिस्काउंट पर भुना कर नियत तिथि से पहले भी भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। क्रेडिटर्स, देनदार, ये वे व्यक्ति या संस्थाएं होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को उधार माल बेचा है, उधार माल या सेवाएं प्रदान की हैं, क्योंकि इससे व्यवसाय से भुगतान लेना होता है। ये वे व्यक्ति और संस्थाएं व्यवसाय से लेनदार कहलाते हैं। ये व्यवसाय से पैसा मांगने वाले हैं, तो आप इसको मांगीलाल भी बोलते हैं, लेनदार जो आपसे पैसा लेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से व्यवसाय से माल खरीदा है तथा व्यवसाय द्वारा ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं से उन्हें देय भुगतान के बदले उनके द्वारा लिए गए बिल को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे प्रपत्र देय बिल कहलाते हैं। बिल एक निश्चित अवधि जिसका बिल पर उल्लेख होता है उसके अवधि तक के लिए स्वीकार किया जाता है। अतः उस निश्चित अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय द्वारा बिल का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही आप तैयार करेंगे उस समय आपके सामने एक खाते जब खोलेंगे वहां पे एक ग्रुप आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन सा खर्चा आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, कौन सा इनडायरेक्ट में डालेंगे, तो ये आपको वहां डिसाइड करना होता है। तो आपको इसकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक 9 नंबर पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए। इस खर्चे को, वे खर्चे जितने भी हैं वे ऐसी राशि होती है जो किसी वस्तु या सेवा को बनाने बेचने पर भुगतान की जाती है। या तो उसको बनाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं या उसको बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। इसमें व्यवसाय को संचालित करने पर होने वाले भुगतान भी सम्मिलित होते हैं। समग्र रूप से वह की कुल राशि में माल की लागत पर किए जाने वाले भुगतान तथा सामग्री की खरीद, मजदूरी का भुगतान, क्रय पर गाड़ी भाड़ा, फ्रेट जितने लगते हैं, भवन का किराया, अगर कोई बिल्डिंग का किराया लग रहा है जिसके अंदर आपके बिजनेस चल रहा है, कमीशन लग रहा है, कोई कार्यालय कर्मचारी अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, और संपत्तियों के उपयोग के कारण उनके मूल्य में आने वाली कमी अथवा मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन आदि को भुगतान कहा जाता है। यदि व्यापारिक संस्था उत्पादन कार्य नहीं करती है तो वस्तु या सेवा को क्रय करने से लेकर के विक्रय किए जाने से संबंधित होने वाले भुगतान
सारे के सारे एक्सपेंसेस व्यय कहलाते हैं। मोटे रूप से व्ययों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ये आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना होगा कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब ग्रुप आप सिलेक्ट करते हैं, जहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस खाते इस हेड में तभी डालने हैं जब आपका ये सारी टर्म कंडीशन पूरी करता हो। प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य एक व्यापारिक संस्था या उन खर्चों से है, उन व्यय से है जो कि प्रत्यक्ष रूप से या सीधे सीधे किसी विशेष उत्पादन प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज सेवा से संबंधित रखता हो। अन्य शब्दों में ऐसे खर्चे बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्पादन विशेष या सेवा से संबंधित हो। आपका प्रोडक्ट उत्पादन के रिलेटेड हो, आप अगर मैन्युफैक्चरर्स हैं और आपके उत्पादन को करने के लिए जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट में है। उदाहरण के लिए किसी विशेष उत्पादन के लिए क्रय की गई सामग्री, कच्चा माल, उस उत्पादन के लिए भुगतान की गई मजदूरी की राशि, उस उत्पादन पर विद्युत खर्चा, अगर उत्पादन में आपकी फैक्ट्री चल रही है तो बिजली का बिल, ये जितने भी खर्चे हैं ये प्रत्यक्ष खर्चे की श्रेणी में आएगा। परंतु यदि एक ही भवन में दो या दो से अधिक उत्पाद अलग अलग प्रकार के हैं तो भवन का किराया प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भवन किराया प्रत्यक्ष व्यय खर्चा इसलिए नहीं होगा क्योंकि खर्चे उत्पाद और दो अलग अलग प्रकार के, एक ही भवन में दो अलग अलग प्रकार के उत्पादन हो रहे हैं। आपका अगर ऑफिस भी वहीं चल रहा है तो बिल्डिंग का किराया आपका प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। अगर आप सेल से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसी ऑफिस में तो खर्चा आपके सेल के हिस्से का हो गया है, क्योंकि ये किराया किसी विशेष उत्पादन से संबंधित नहीं होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों के लिए है। अतः ये अप्रत्यक्ष व्यय होगा। कोई भी व्यय अगर प्रत्यक्ष व्यय तभी होगा जब वह जो खर्चा उत्पाद विशेष या सेवा से सीधा सीधा संबंधित हो। एक व्यय एक स्थान पर प्रत्यक्ष हो सकता है, परंतु यही वह किसी अन्य स्थान या परिस्थिति में अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का निर्णय परिस्थिति के अनुसार होगा। अब यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो आपका प्रोडक्ट बेचने योग्य, आपका जो प्लेटफॉर्म, बेचने की जो प्लेटफॉर्म है वहां तक जाने, माल को अगर बना के फिनिश गुड तैयार करेंगे और उसको बेचने के तक के जितने भी लगने वाले खर्चे हैं वो आपके डायरेक्ट हेड में जाएंगे। तो आप मोटे मोटे तौर पे यही कह सकता हूं कि आप किसी प्रोडक्ट उत्पाद को बेचने योग्य तक बनाने में जो खर्चे लगेंगे वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड में ही डालने होंगे। मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में गाड़ी भाड़ा लगा है, उस प्रोडक्ट में लेबर लगी बनाने में, उसमें बिजली लगी है, उसमें कोई जॉब का खर्चा लगा है, उसके अंदर कोई पैकिंग चार्जेस लगा है, तो उसके अंदर डब्बे या कोई डब्बे बने हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के अगर पैकिंग करने के अंदर कुछ कार्टन्स आ रहे हैं या उसको, मतलब कंप्लीटली आप सेल्स की सिचुएशन तक जाओगे तो वहां तक के जो जितने खर्चे लगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के होंगे। अगला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय। यदि कोई व्यय ऐसा खर्चा हुआ है, नकद हो चाहे गैर नकद, अप्रत्यक्ष व्यय श्रेणी में नहीं आता है तो वह अप्रत्यक्ष व्यय होगा। जो अप्रत्यक्ष व्यय होगा, जो प्रत्यक्ष के श्रेणी में नहीं आएगा, ऊपर जो खर्चे आ रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट में जाएंगे। अप्रत्यक्ष व्यय से यहाँ डिटेल में भी आपको बता देते हैं, इनसे तात्पर्य ऐसे खर्चों से है जो किसी विशेष उत्पाद सेवा से सीधा संबंध नहीं हो। ऐसे खर्चे सामान्य होते हैं, एक और अधिक उत्पादों के संबंध होते हैं। ऐसे खर्चों या व्ययों को कुल कुछ निश्चित आधारों पर विभिन्न उत्पादों या सेवाओं में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः ऐसे खर्चे या व्यय कार्यालय कर्मचारियों, अधिकारियों का वेतन, कॉमन एरिया में लगी लाइट का खर्चा, चौकीदार का वेतन, विक्रय पर किए जाने वाला कमीशन, वितरण एवं विज्ञापन होने वाले खर्चे, कानूनी खर्चे, मशीन के खर्चे,
भवन, मशीन और भवन का जो डेप्रिसिएशन है, वो मूल्यह्रास जिसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस, सामान्य जो मरम्मत के खर्चे होते हैं, ये सारे यहाँ पे आते हैं। पुनः कोई वह किसी एक परिस्थिति को अप्रत्यक्ष हो सकता है, ये तो वही वह दूसरी स्थिति में अप्रत्यक्ष व्यय भी हो सकता है। अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यय का निर्णय समय, स्थान, परिस्थिति पर विचार करके ही लेना चाहिए। तो यहाँ आपको वो ध्यान रखने की चीज है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे उसके अनुसार है। अब मान लीजिए आपका खर्चा जो है, एक किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जा रही है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को पिलाई जा रही है तो स्टाफ वेलफेयर में घुसा दी। अगर वही कोल्ड ड्रिंक्स किसी सेल्स वर्दी के लिए कोई कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मीटिंग रखी गई है, सेल्समैनों को बाहर की टीम के लिए पिलाई जा रही है, तो आपको हो सकता है सेल्स प्रमोशन में चली जावे। तो ये आपको बात ध्यान रखने की बात है। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशन को देख करके डिसाइड किया जाएगा कि खर्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाना है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में। इसी प्रकार अगला टॉपिक है आपका आयगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, आयगत लेखांकन के आयगत प्राप्तियों से तात्पर्य उन प्राप्तियों से है जो नियमित अथवा आवर्तक रिकरिंग प्रकृति की होती है, फिर भी वे स्रोत से प्राप्त होती है। वस्तुएं सेवाओं से विक्रय से प्राप्त होती है और किराए की प्राप्ति, क्रय पर कमीशन, उधार पर ब्याज की प्राप्ति आदि को आयगत प्राप्ति माना जाता है। तो ये आपका रेवेन्यू जो मिल रहा है ना, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, ये प्राप्तियां व्यवसाय संचालन के दौरान सामान्य रूप से प्राप्त हो रही है। तो ये आपके एक अदर इनकम का जो है ग्रुप, उसमें आप इसको रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट इसका है दूसरी ओर पूंजीगत प्राप्ति, वे प्राप्ति जो न तो नियमित रूप से प्राप्त होती है, न ही आवर्ती रूप से, वो जो हमेशा नहीं मिल रही है। अगर आप किसी कैपिटल के पार्ट को बेच देंगे तो वो कभी कभार मिलेगी, तो आवर्तिक रूप से प्राप्त होती है। ऐसी प्राप्तियां प्राय स्थायी संपत्ति को बेचने से, जिनका सामान्य व्यवसाय गतिविधियों को कोई संबंध नहीं होता है, तो ये पूंजीगत प्राप्तियां, ये बड़ी रकम भी हो सकती है, ये कभी कभार भी होती है। और इसी प्रकार आपके होते हैं आयगत खर्चे और पूंजीगत खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। जिस प्रकार प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, वैसे ही खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं, आयगत खर्चे और पूंजीगत खर्चे। आयगत खर्चे सामान्य रूप से व्यवसाय संचालन में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के खर्चे व्यवसाय को संचालन की दक्षता नहीं बढ़ती है। दूसरी ओर पूंजीगत वे होते हैं जो प्राय कभी कभी होते हैं और बड़ी रकम के होते हैं। ऐसे खर्चों से व्यवसाय की संचालन क्षमता बढ़ती है। आयगत व्ययों को लाभ हानि खातों के में डेबिट लिखते हैं, जबकि पूंजीगत व्ययों को स्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करते हैं। आयगत व्यय जैसे मजदूरी एवं वेतन, ये आपका आय प्राप्त करने के लिए खर्चा किया है। सैलरी एंड वेजेस, कार्यालय के खर्चे, बिजली पानी के खर्चे, यात्रा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के खर्चे। पूंजीगत व्यय स्थायी संपत्तियों का क्रय करना है। कैपिटल नेचर का जो खर्चे हैं, मरम्मत में हुए असाधारण खर्चे हैं। अगर मरम्मत कराई जा रही है और बहुत बड़ा खर्चा किया गया है जो लंबे समय तक चलेगा, तो उसको कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ। एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, स्थगित आयगत हुआ है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। ये हालांकि ये जनरली आपके बुकों में बहुत कम देखने को मिलता है, पर आप कहीं के बड़े स्तर पे जाओगे, देखोगे तो आपको ये पॉइंट्स मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखना। ऐसे ही खर्चे या ऐसे ही व्ययों में आयगत व्यय भी होते हैं, जिनमें ऐसे कुछ व्ययों का लाभ व्यवसाय को एक वर्ष से अधिक वर्षों तक मिलने की संभावना होती है। ऐसे व्ययों को एक ही वर्ष में लाभ हानि खाते में लिखकर अपलिखित नहीं किया जा सकता है, वरन संभावित आगे कई वर्षों को धीरे धीरे अपलिखित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 2015-16 में 5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, जिसका लाभ अगले 4 सालों में मिलने वाला है। तो इसको 4 सालों में मिलने वाला है, तो इसका जो 1/4 भाग है अपलिखित करेंगे, और बाकी का जो है आगे 5 साल में मिलने, 4 सालों में मिलने वाला, तो हर साल में इसका 4 भाग करके उसको लिखते चले जाएंगे।
अब आपको अगला जो पॉइंट बता रहे हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। ये आपका एक एंट्री के अंदर आज जब आप करेंगे वाउचर एंट्री, तो इसका नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आएगा, जैसे ही मैं बताऊंगा, ये एक फॉर्मेट है। ये खातों के प्रकार की अपन बात करेंगे, कौन कौन से खाते होते हैं उसके बारे में। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूं दोहरा लेखा प्रणाली, जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान से नोट भी करना है, इसे याद भी करना है और इसे समझना भी है। इसका दोहरा लेखा पद्धति का अर्थ क्या है? ये लेखांकन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। ये एक विश्व स्तरीय एवं विश्वसनीय लेखा प्रणाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन को दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष डेबिट लिखा जाता है, नामे पक्ष, और दूसरा पक्ष जमा क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार में दोनों ही पक्षों का लेखा किया जाता है, अतः इसे दोहरा लेखा प्रणाली पद्धति कहा जाता है या दोहरा लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। वैसे तो लेखांकन प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु विविध रूप से दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव, इसका जो उद्भव सन 1494 से माना जाता है। ये एक विद्वान लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक के माध्यम से विश्व में समक्ष इस लेखा प्रणाली को प्रस्तुत किया। लगभग 500 वर्षों के इतिहास में आगे बढ़ते हुए इस प्रणाली का विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त कर ली है। तो दोहरा लेखा प्रणाली इखेरा लेखा प्रणाली से पूर्णतः भिन्न है। इसके अंतर्गत सभी व्यापारियों के लेन देनों को पूर्ण रूप से लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। इस कार्य हेतु अनेक लेखा पुस्तकें रखी जाती है। लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों और नियमों के अनुसार किया जाता है। अतः ये एक सुव्यवस्थित और संपूर्ण विश्वसनीय वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त लेखा प्रणाली है। इस लेखा प्रणाली में रखी गई लेखा पुस्तकें न्यायालय में साक्ष्य रूप से वे मान्यता प्राप्त होती है। संक्षेप में दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन को दो पक्षों का लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। एक पक्ष को नामे डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म आपको DROCR है। इस प्रणाली में सभी प्रकार के खाते, व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते रियल अकाउंट और नाम मात्र खाते नॉमिनल अकाउंट खोले जाते हैं। ये खातों के प्रकार हैं एवं इसमें लेखा किया जाता है। व्यवसायिक लेन देनों को पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अतः तलपट, जिसको ट्रायल बैलेंस बनाकर लेखों की गणित की शुद्धता की जांच की जाती है। ट्रायल बैलेंस के अगर दोनों बैलेंस बराबर हो जाते हैं तो उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तलपट बनाने के पश्चात संपूर्ण लेखा वर्ष के लिए सही एवं उचित लाभ हानि की गणना की जाती है और इस हेतु व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है। आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु लेखा वर्ष के अंत में स्थिति विवरण बैलेंस शीट बनाई जाती है और ये सब अंतिम खाते फाइनल अकाउंट में सम्मिलित हो जाते हैं। अंतिम खाते बनाते समय सभी आवश्यक समायोजन एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ये प्रणाली सारे विश्व में मान्यता प्राप्त एक विश्व स्तरीय विश्वसनीय लेखा प्रणाली मानी जाती है। ये प्रणाली सभी प्रकार के व्यवसायों, छोटे बड़े मध्यम, इन सभी के लिए उपयोगी है। पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है और इससे अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग होता है। आज के कंप्यूटर युग में इस प्रणाली में कंप्यूटरों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप लेखा कार्य त्वरित, त्रुटि रहित और मितव्ययी और तुरंत सूचित किया जाना संभव होता है। इसके अंदर जब कंप्यूटर से एंट्रीज करते हैं तो आपकी एंट्रीज हमेशा अपडेट रहे, तो आपकी सारी चीज रोज की रोज तैयार मिलती है। इस प्रणाली के मुख्य रूप से 3 लेखा पुस्तकें रखी जाती है, जिसमें जर्नल, रोकड़ बही, कैश बुक, खाता बही, लेजर बुक। लेनदारों की संख्या आवश्यकता अनुसार कुछ सहायक पुस्तकें तक क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य बिल, देय बिल आदि और जितने भी हो उसकी बुकें वगैरह भी रखी जाती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के प्रिंसिपल को थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। इस प्रणाली में लेखा पुस्तकों लेन देनों को कुछ निश्चित नियमों के आधार पर दर्ज किया जाता है। ये नियम ही इस प्रणाली के सिद्धांत है। आपको ये 3 नियम अगर अकाउंट की एंट्री करते हैं तो आपको रटने ही हैं। व्यक्तिगत खातों के लिए पाने वाले खाते को नामे लिखो और देने वाले खाते को जमा करो। तो ये लाइन आपको रटनी है। डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ये तो हुई व्यक्तिगत खाते की बात। वास्तविक खाते के लिए आने वाले वस्तु के खाते के नाम नामे लिखो,
जो भी वस्तु आ रही है उसको डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को जमा करो, यानी इसको क्रेडिट करो। तो डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम इन एंड क्रेडिट द व्हाट गोज आउट। तो ये कंसेप्ट वास्तविक खाते के आपको याद करना है। डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम इन एंड क्रेडिट द गोज आउट। नाम मात्र के खाते के लिए समस्त खर्चों और हानियों के खाते को नामे लिखो। समस्त खर्चे हानि खाते को नामे लिखो। समस्त आमदनी और लाभ के खाते को जमा करो। डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ये लाइन आपको पूरी की पूरी तीनों लाइनें ध्यान से रखनी है, हमेशा याद रखनी है। आप टैली में एंट्री करोगे तो ये 3 लाइनें तो याद रखनी है। लेखा करने से पहले पूर्व लेन देन के दोनों पक्षों का निर्धारण किया जाता है। उपयुक्त नियमानुसार इन पक्षों को नामे और जमा डेबिट एंड क्रेडिट किया जाता है। अब आपको बताते हैं अगले वीडियो में एक मैं फॉर्मेट लेके आया हूँ। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अपन ने जिन जिन बिंदुओं के ऊपर आपने बातचीत की थी उन बिंदुओं में, जैसे आपका ये कैपिटल है तो ये लायबिलिटी कॉलम हो गया। इस कॉलम के अंदर आपके कैपिटल आ गई, लोन आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, बिल पेबल जितने भी किसी को बिल पेमेंट करने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बैंक से लोन वगैरह ले रखे हैं, बैंक अपने से पैसा मांग रही है। अर्थात ये हुआ कि ये सारे की सारी जो लायबिलिटी है, हमारा ये दायित्व बन रहा है कि हम इनको कभी न कभी चुकाना है। ये है एसेट्स पक्ष। ये सारी आपकी जो है वो संपत्ति एसेट्स पक्ष है। जैसे गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग आप दिखा रहे हैं, प्लांट एंड मशीन दिखा रहे हैं, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स है, बिल रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ही नाम आएगा, ध्यान रखिएगा। आप जब लिस्ट वहां देखेंगे ग्रुप में तो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ही नाम आएगा। बिल रिसीवेबल है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, आपके बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास कैश क्या है। अच्छा, दोनों पक्षों का अगर ये इधर का और इधर का दोनों जोड़ बराबर है तब ये आपकी बैलेंस शीट मैच कर। तो ये आपकी जो है बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट हम लेके आए हैं आपको देखने के लिए कि जो जो अपन बिंदुओं पे बात की थी उन बिंदुओं को यहाँ किस प्रकार से दर्शाया जा रहा है। अगला जो आपका टॉपिक है, आपको पिछले में पढ़ाए थे खातों के प्रकार, उसमें भी एक फॉर्मेट है। इसको आप अपना कॉपी में बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको कि खातों के प्रकार को कैसे डिवाइडेड किया गया है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आपको सारे चीज को मैंने बता दिया है पीछे डिटेल में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और आप समझने के लिए आपको रिपीट करवा देते हैं। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खातों को यहाँ आपको ले चलते हैं। खातों के प्रकार एक बार मैं डिटेल में फिर से बता देता हूँ। खातों के प्रकार इसको यहाँ पे बांटा हुआ है। एक व्यक्तिगत खाता है और अव्यक्तिगत खाता है। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ये व्यक्तिगत खाते को नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधित्व खाते, ये इस प्रकार से यहाँ बांटा हुआ है। इसको यहाँ 2 वास्तविक अकाउंट, अवास्तविक खाते, नाम मात्र के नॉमिनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट। ये मूर्त वास्तविक खाते, टेंजिटेबल रियल अकाउंट, जैसे मूर्त आपको नाम बताया ही था, अमूर्त इंटेंजिबल जो अदृश्य है। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, इसको पाने वाले खाते का नाम करो, डेबिट अकाउंट द रिसीवर, तथा देने वाले खाते को जमा करो, क्रेडिट अकाउंट द गिवर। इसमें एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यदि व्यापार द्वारा राजेश को 25,000 का भुगतान किया जाता है तो राजेश का खाता डेबिट किया जाएगा क्योंकि राजेश पाने वाला है। अगर व्यापार द्वारा गिरदारी से 25,000 प्राप्त किए जाते तो गिरदारी का खाता क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि गिरदारी देने वाला है। ये दोनों ही व्यक्तिगत खातों है, राजेश गिरदारी जो नाम आ रहे हैं। वास्तविक खाते रियल अकाउंट, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो उदाहरण के तौर पे 75,000 का फर्नीचर खरीदा है तो इस व्यापार में फर्नीचर तथा रोकड़ दोनों प्रभावित हो रहे हैं, जो दोनों ये है वास्तविक खाते हैं। फर्नीचर व्यवसाय में आ रहा है अतः फर्नीचर खाता डेबिट किया जाएगा और रोकड़ जा रही है अतः रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाएगा। अवास्तविक खाते नॉमिनल अकाउंट, समस्त व्यय खर्चों के खाते, हानियों के खाते को डेबिट करो। डेबिट द अकाउंट ऑफ द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, समस्त आय लाभ के खाते को क्रेडिट करो। क्रेडिट द
अकाउंट ऑफ ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, व्यवसाय द्वारा किराया चुकाया गया 15,000, तो इस व्यवसाय का किराया खर्चा होने के कारण डेबिट किया जाएगा। व्यक्तिगत खाते, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में व्यक्तिगत खातों को कैसे बांटा 3 टुकड़ों में, ये भी बहुत ध्यान रखने वाले बिंदु है। व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति पर्सनल नेम से हैं, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के नाम से खोले जाते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ये पर्सनल अकाउंट, ये खातों के प्रकार को आप बहुत ही ध्यान से समझना होगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि एंट्री करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। व्यक्तिगत खातों को निम्नलिखित 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ऐसे खाते जिनका संबंध प्राकृतिक व्यक्तियों, ह्यूमन बीइंग से हो, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम का खाता है, कैपिटल अकाउंट है, आहरण है, तथा देनदारों के खाते हैं, लेनदारों के खाते हैं। एक होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ऐसे खाते जिनका प्राकृतिक व्यक्तियों की भांति भौतिक अस्तित्व नहीं होता है किंतु उसे व्यक्तिगत खातों की भांति ही माना जाता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। समस्त फर्मों, कंपनियों, बीमा कंपनियों, बैंकों, सरकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों आदि के खाते इसके अंदर डाले जाते हैं। जैसे मित्तल ब्रदर्स का खाता है, ये एक फर्म है, उसका खाता है। वेदांता लिमिटेड का खाता है, भारतीय जीवन बीमा निगम का खाता है, कोटा विश्वविद्यालय, ये एक उदाहरण आपको पेश किए गए हैं। तो ये हुआ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आगे है आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये खाते का नाम आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा रहा है तो यहाँ न कोई व्यक्ति आ रहा है न कोई फर्म आ रही है, परंतु ये खाता तो है, भवन के स्वामी का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर किसी का किराया बाकी है तो खाते का नाम तो आउटस्टैंडिंग रेंट रख दिया है, परंतु किराया तो किसी को देना ही है, अतः व्यक्तिगत खाता माना जाता है। ऐसे पूर्व दत्त बीमा, प्रीपेड इंश्योरेंस, उपार्जित ब्याज, एक्रूड इंटरेस्ट, अनुपार्जित ब्याज, अनर्ड इंटरेस्ट आदि इनके उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं थोड़े से, इनकी डिटेल को भी। आगे आते हैं रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। वास्तविक खातों को समझने के लिए वस्तु अथवा संपत्ति से संबंधित खाते जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है वो सारे के सारे वास्तविक खाते कहलाते हैं। वास्तविक खातों को मूर्त वास्तविक खाते, ट्रांजिटेबल रियल अकाउंट अथवा अमूर्त वास्तविक खाते, इनट्रांजिबल रियल अकाउंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटेबल रियल अकाउंट और इनट्रांजिबल रियल अकाउंट। मूर्त वास्तविक खाते ऐसी वस्तु या संपत्ति जिनका भौतिक अस्तित्व होता है तथा जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है। मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत शामिल होती है जैसे बिल्डिंग, भूमि, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, कैश इत्यादि। तो यहाँ ये ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि बैंक खाता एक व्यक्तिगत खाता, क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी का कृत्रिम व्यक्ति है। अमूर्त वास्तविक खाते ऐसी वस्तु या संपत्ति जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिनका छुपा हुआ या देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, किंतु अनुभव किया जा सकता है। जैसे क्रय विक्रय किया जा सकता है, मुद्रा में मापा जा सकता है, अमूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। गुडविल, अप्राप्य बिल, कोई राइट्स है, आपने कॉपीराइट्स करा रखे हैं, ट्रेडमार्क है, व्यापार चिन्ह, इनके उदाहरण है। अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट्स, इन खातों को पुस्तकों में केवल व्यापार के स्वभाव बताने हेतु खोला जाता है। इनको वित्तीय वर्ष विशेष हेतु ही खोला जाता है और वर्ष के अंत में इन्हें बंद कर दिया जाता है। जैसे व्यवसाय की आय व संबंधित खाते सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के भी कुछ पार्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे जो जैसे ही ईयर क्लोज होता है तो उसके अंदर से वो खाते भी क्लोज हो जाते हैं। अगले साल में वापस से नए खातों से शुरुआत होती है। मजदूरी खाता, गाड़ी भाड़ा खाता, सैलरी अकाउंट, कमीशन का, ब्याज का, ये सारे के सारे खाते जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और ये व्यापार के बाद में जैसे ही व्यापार खत्म होता है, साल पूरा होता है, वह खाते ये आप ले चलते हैं। कुछ आपके ट्रांजेक्शन है, इनको किस तरीके से आपको आगे जाकर के एंट्रीज की जानी है, तो थोड़ा सा आप एंट्री के बारे में कैसे एंट्री करते हैं ये समझते हैं। आपको वाउचर एंट्री करने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स को समझा रहे हैं।
जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है, प्रेम प्रकाश ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेम प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ कर रहा है। तो इसकी जो पहली एंट्री है वो कैसे होगी, तो ये देखिए पहले के अंदर क्या 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल प्रेम का व्यक्तिगत खाता है। तो यहाँ पे जो वस्तु आ रही है उस खाते को डेबिट करो और जो देने वाला व्यक्ति है उस खाते को क्रेडिट करो। तो यहाँ व्यक्तिगत खाता किसका है, प्रेम प्रकाश का है। वस्तु क्या आ रही है, आप बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट कैश अकाउंट से है और कैपिटल अकाउंट से। तो एक बार मैं सारी एंट्रीज आपको यहाँ बता देता हूँ। दूसरा है मान लीजिए माल खरीदा, परचेज, तो ये 40,000 की परचेज की जो एंट्री है। तीसरा नकद माल अगर बेचते हैं रोकड़, इसके अंदर 2 खाते इफेक्ट हुआ है, एक कैश का हुआ है एक सेल्स का हुआ है। आगे है मैच से, ये कुछ तारीख से इसीलिए आगे पीछे आ रही है, आप इसको सीरियल नंबर ने समझे। मैच से माल खरीदा, तो यहाँ माल खरीदा है गुड्स और एक मैच, 2 खाते इफेक्ट हो रहे हैं। रवि से फर्नीचर खरीदा, रवि जो भी है रवि से और फर्नीचर 2 खाते इफेक्ट हो रहे हैं, रवि से और फर्नीचर। विजय को माल बेचा, एक यहाँ सेल है और दूसरा विजय है। मैच को नकद चुकाए, तो यहाँ एक कैश है और एक मैच है, ये 30,000 रुपए उसको चुकाए हैं। तो कैसे इसकी एंट्री करनी आगे बताते हैं आपको। व्यक्तिगत प्रयोग हेतु रोकड़ निकाली, तो यहाँ वो आपको बताया था ड्राइंग, तो ये कैश विड्रॉ किए तो एक खाता कैश इफेक्ट होगा और एक ड्राइंग होगा। विजय से प्राप्त हुए, तो एक विजय है और आपको प्राप्त हुआ कैश, दूसरा कैश इफेक्ट हुआ है। मजदूरी चुकाई, वेजेज पेड, एक आपका वेजेज पेड चुकाई है तो आपको कैश या बैंक जो भी दूसरा खाता इफेक्ट होगा और एक वेजेज का खाता इफेक्ट होगा। दीपक को वेतन चुकाया, तो सैलरी टू दीपक, तो ये खाता सैलरी चुकाया है और दीपक को चुकाया है, तो या तो इसको सैलरी चुकाई दीपक को, तो वेतन खाता इफेक्ट हुआ है। कैसे चुकाया है, ये कैश है या बैंक है, वो इफेक्ट हो जाएगा। कमल को दुकान का किराया चुकाया, तो एक कमल है एक रेंट चुकाया है। तो अब इसमें कमल को रेंट चुकाया, तो इसमें ये भी है कि आपका किराया खाता जो है किराया खाता अब कैसे चुकाया, कैश और बैंक, तो वो दोनों इफेक्ट होंगे। तो इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा यहाँ किस तरह से एंट्री हो रही है वो बता रहा हूँ। ये देखिए कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, पहले में 2 चीजें इफेक्ट हो रही थी कि 1 लाख रुपए का व्यापार लगा के चालू किया था, तो जो वस्तु आती है उस खाते को डेबिट करो, जो देने वाला व्यक्ति उस खाते को क्रेडिट करो। 1 लाख रुपया क्रेडिट किया था अपन ने प्रेम प्रकाश को, और ये जो है वस्तु आ रही थी वो कैश कैपिटल अकाउंट में अपन ने डाल दी थी। अगली एक परचेज की एंट्री थी, माल खरीदा, 40,000 का माल अपन ने खरीदा था, तो जो वस्तु आती है उस खाते को डेबिट करो। परचेज जो है, जो भी परचेज, इसके अंदर आप खाते खोलते समय ये भी ध्यान रखना है कि आप परचेज के अंदर कोई परचेज में खाते आइटम नाम से क्रिएट कर सकते हो, या परचेज 15% 12% इस नाम से हो सकता है, या परचेज खाली परचेज के नाम से भी हो सकता है। तो परचेज को डेबिट करो और व्यक्तिगत जो खाता है उस खाते को क्रेडिट करो। अगली एंट्री थी अपने को सेल की एंट्री थी, दोनों ही वस्तुगत खाते हैं, वस्तु आती है तो उस खाते को डेबिट करो और देने वाला व्यक्ति खाते को क्रेडिट करो। परचेज अकाउंट और मैच, यहाँ 2 खाते इफेक्ट हो रहे थे। मैच से जो परचेज की है अपन ने, तो एक मैच का खाता इफेक्ट हो रहा था और एक परचेज, एक वस्तुगत खाता और एक व्यक्तिगत खाता। मैच एक व्यक्ति है, उसके व्यक्तिगत खाता 30,000 से परचेज किया तो उसकी आपको परचेज को डेबिट टू मैच। अब ये फर्नीचर अकाउंट, एक आपका वस्तुगत है और एक व्यक्तिगत है। तो यहाँ रवि व्यक्ति हुआ, आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैच, मैच से खरीदा तो ये आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैच रवि, रवि आ रहा तो रवि कीजिए। यहाँ विजय सेल्स एक व्यक्तिगत है वस्तुगत है, विजय को माल अपन बेच रहे हैं तो पाने वाले व्यक्ति को नाम डेबिट करो, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स आप कर रहे हो तो सेल्स यहाँ क्रेडिट हो जाएगी 35,000 की। फिर आप देख रहे हो व्यक्तिगत खाता और एक वस्तुगत खाता है। मैच कैश कुछ, मैच को क्या दिया था अपना पिछली दिन, मैच को चुकाया था, मैच को नकद चुकाया, तो मैच को जो पैसा चुका रहे हो तो आप देख रहे हो व्यक्तिगत खाता, तो पाने वाला मैच है तो मैच को डेबिट करो। क्रेडिट में आपका कैश है तो कैश को क्रेडिट करो, तो मैच अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री हो जाएगी। ड्राइंग अकाउंट टू कैश, आपने कोई ड्राइंग निकाली है तो जैसे यहाँ पहले मैच आ रहा था तो वहां पे भी तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा था, पर यहाँ पे जो व्यक्तिगत और वस्तुगत खाता है सेम उसी प्रकार का, तो यहाँ मैच नहीं आकर के ड्राइंग अकाउंट जो कैपिटल के अंदर जा रहा है वो आपका डेबिट हो जाएगा। आगे आपका एक और है
विजय और कैश, ये भी आपको बता देते हैं। विजय से अपना कोई लेन देन हुआ था, विजय से प्राप्त हुए थे, रिसीव फ्रॉम विजय, कैश रिसीव हुआ था। तो इसके अंदर जो आपके खाते प्रभावित होने वाले थे, ये देखिए जो वस्तु आती है उस खाते को डेबिट करो, और जो व्यक्ति खाते को, जो देने वाला व्यक्ति है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ कैश आ रहा है और विजय देने वाला है, तो विजय को क्रेडिट किया है। ये अपने वेजेज चुकाई है, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको व्यक्ति वे खर्चे का जो लाभ का खाता है और हानि को हमेशा डेबिट करो। तो ये 4000 रुपये का जो है अवास्तविक खाता है, जो वस्तु जाती है इस खाते को क्रेडिट करो। तो ये आपको कंसेप्ट बताने के लिए एक छोटा सा आपको, ताकि समझ में आ जाए। सैलरी है तो आपने कैश चुकाई है, तो इस सैलरी अकाउंट को डेबिट करो। कैश जा रही है तो इसको, ये रेंट अकाउंट है तो ये खर्चे का है खाता है, तो इसको डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है एंट्री समझने के लिए कि कौन सा खाता वस्तुगत व्यक्तिगत है और किस तरीके से। ये आगे जो एक आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, ये एक फॉर्मेट है, सिंपल आपको समझाने के लिए बताया कि आपकी सारी कुछ एंट्रियां कंप्लीट होने के बाद में आपकी बुक जो है इस प्रकार से दिखाई देती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह आपका, जैसे ओपनिंग स्टॉक, जब साल के शुरू में अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। परचेज अकाउंट, जितनी आप परचेज की हो सारी यहाँ परचेज आ जाएगी। अब ये आप जब टैली मेंटेन करोगे तो आपके परचेज में यहाँ कुछ इसके नीचे कुछ अकाउंट्स खुले रहेंगे कि परचेज आप आइटम के नाम से डाल रखिए तो आपके आइटम की लिस्ट दिखाई देगी। कैटेगरी वाइज परचेज है तो वो दिखाई देगी। लेस रिटर्न है तो ये लेस रिटर्न दिखाई देगी। इसके बाद इधर आप आ जाओ और आपने अगर पर्सनल यूज के लिए कोई निकाले माल निकाला है तो वहाँ ये लेस हो जाएगा। वेजेज है तो ये यहाँ खर्चा हो जाएगा। इधर आप सेल देख रहे हो, ये सेल इधर आ जाएगी और लेस आपको कोई सेल से रिटर्न आया तो वो घट जाएगी, ताकि नेट सेल्स आपकी यहाँ आ जाए भाई, आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। और इसका जो बैलेंस शीट फिगर है, ये मान लो दोनों की टोटल मिला के 371 यहाँ लिखी है। इसका ग्रोस प्रॉफिट ये 1,62,000 इसका बैलेंस ही फिगर हो गया। यहाँ भी 371 की जोड़ हो गई। ये बैलेंस 1,62 यहाँ लेके आ गए। इसके बाद आपको कोई अदर इनकम ब्याज मिला तो वो ये लिख लिया। और ये आपने खर्चे चुकाए हैं तो मान लीजिए सैलरी चुकाई है तो ये सैलरी चुका दी, और ये बकाया सैलरी आपकी है वो ऐड कर दी। प्रीपेड है तो जो पहले ही चुका चुके हैं तो वो लेस कर दी। ऑफिस खर्चे, आउटस्टैंडिंग, रेंट, इंश्योरेंस, तो ये आपके जो पहले चुका रखे हैं तो उसको लेस कर दिया। प्रिंटिंग स्टेशनरी है, टू बैड डेब्ट्स अगर कुछ डूबत है तो ये 7,000 का ये हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये लेस एग्जिस्टिंग प्रोविजन, ये जो इस करंट ईयर के नहीं है तो उसको आपने घटा दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो जो आपके फर्नीचर दिखा रहे हैं बुक के अंदर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ इसका जो टोटल आ रही है, दोनों इधर की जोड़ी है 1,66,000 आई, इसका जो बैलेंस शीट फिगर ये रह गया और यहाँ 166 की जोड़ टोटल बना दी। और इस प्रकार आगे का एक फॉर्मेट तैयार ये हो गया। ये आपकी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है। जो नेट प्रॉफिट यहाँ से ट्रांसफर हुआ था वो आपके कैपिटल में ऐड हो गया। आपने कोई ड्राइंग निकाली है, मैंने बताया था आपको कि ड्राइंग कोई निकालोगे तो यहाँ लेस हो जाएगी। पर्सनल यूज के लिए कोई माल निकाला तो वो भी लेस हो जाएगा। और इधर आपके क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग खर्चे, सैलरी, जो भी आउटस्टैंडिंग, ये लाइबिलिटीज यहाँ सारी आ जाएगी। एसेट्स इधर आ जाएगी। एसेट्स में आपका डेप्रिसिएशन, अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा तो वो यार लेस हो जाएगा। स्टॉक इधर आ गया, डेटर्स इधर आ, प्रोविजनल, ये लेस, डेटर्स का कोई प्रोविजन लेस कर दिया। सैलरी पहले ही चुका दी थी अपने एसेट से, ये इंश्योरेंस पहले ही चुका दिया, ये अपना एसेट्स का पार्ट है। इसके बाद आपको कैश और बैंक का भी आगे इसमें दिया हुआ नहीं है बट वो भी इसके साथ ही जुड़ जाता है। तो ये आपको एक जस्ट लाइक फॉर्मेट बताया। तो यहाँ पे ये आपका सब कंप्लीट हो जाता है। और इस मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके आगे के अपडेट्स हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे वाउचर एंट्री कैसे करना। आपको वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक को आप 2-3 बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आप अच्छी तरह से इनको पढ़िए, नोट कीजिए, इनको समझिए। आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और आपको टैली सीखने के लिए इस बेसिक वीडियो को एक बार देखना बहुत जरूरी है, तो इसे देखना न भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।